हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भौतिक भाग है जिसके बिना कार्य कर पाना संभव नहीं है। तो हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भौतिक भाग है जिसके बिना कार्य कर पाना संभव नहीं है। इसका मुख्य कार्य यूजर से आई हुई जानकारी को कंप्यूटर में प्रवेश कराना, उसे प्रोसेस कराना और यूज़र को आउटपुट देना है। यानी हार्डवेयर का मुख्य कार्य क्या है? यूज़र द्वारा जो इनपुट दिया जा रहा है उसको कंप्यूटर में एंट्री कराना, उसे प्रोसेस करना, उसके बाद यूज़र को आउटपुट के रूप में देना। यह सारा काम होता है हार्डवेयर का। आगे चलते हैं। यहाँ पर वह प्रोसेस दिखाया गया है जो एक हार्डवेयर करता है। सबसे पहले इनपुट यानी डेटा। यह यूज़र से डेटा प्राप्त करने का कार्य करता है। डेटा कहाँ से मिलता है यूज़र के द्वारा? तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इसके थ्रू यूज़र जो है हार्डवेयर को डेटा देता है। उसके बाद हार्डवेयर जो इसको प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में यानी इन्फॉर्मेशन के रूप में आउटपुट देता है यूज़र को। ये आउटपुट कहाँ मिलता है हमें? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, इनके थ्रू हमें आउटपुट मिलता है। ये होता है प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइसेस का वर्गीकरण। आगे हम लोग देखेंगे इनपुट डिवाइसेस का वर्गीकरण। तो इनपुट डिवाइसेस दो तरह से डिवाइड की गई हैं। पहला हमारा मेन डेटा एंट्री यानी ह्यूमन ऑपरेटेड इनपुट डिवाइसेस। दूसरी है सोर्स डेटा एंट्री यानी ऑटोमेटेड। मेन डेटा एंट्री यानी ह्यूमन ऑपरेटेड वो डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस जिनमें जो है मैन यानी इंसान के थ्रू उसको इनपुट दिया जाता है। दूसरा हमारा सोर्स डेटा एंट्री है, ऑटोमेटेड है। यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली डेटा रिसीव हो जाता है। तो मेन डेटा एंट्री यानी ह्यूमन ऑपरेटेड जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो हमारी कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है और लाइट पेन है। ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं ह्यूमन ऑपरेटेड। दूसरी हमारी है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड में हमारी ऑडियो में माइक्रोफोन है, वीडियो में वीडियो कैमरा है, डिजिटल कैमरा है। तीसरा है ऑप्टिकल डिवाइसेस, ये भी ऑटोमेटेड होती हैं। इनमें स्कैनर है, OBR है, MICR है, OCR है, OMR है। इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो चलते हैं। पहला डिवाइस हमारा है कीबोर्ड। सबसे पहला हमारा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। इसका परिचय और इसके इतिहास के बारे में समझेंगे हम लोग। वर्गीकरण क्या है? यह एक प्रमुख मेन डेटा इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड प्रमुख मेन डेटा इनपुट डिवाइस है, यानी इंसानों के द्वारा इसमें डेटा जो है दिया जाता है कीबोर्ड के माध्यम से। इसका पैटर्न कौन सा है? तो पैटर्न है क्वालिटी पैटर्न। सबसे प्रचलित लेआउट है क्वालिटी पैटर्न। सबसे प्रचलित लेआउट है कीबोर्ड का। जनक कौन है? इसके इन्वेंटर क्रिस्टोफर लेथम सोल्स हैं। यानी कीबोर्ड का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने वर्ष 1867 में। कीबोर्ड का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने वर्ष 1867 में। परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? एक ऐसा बोर्ड जिसमें कुंजी यानी कीज होती हैं, वही कीबोर्ड कहलाता है। तो कीबोर्ड के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पहली यह है कि मेन डेटा इनपुट डिवाइस है। दूसरा क्वालिटी पैटर्न, ये पूछा जाता है। जनक क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, ईयर 1867। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड के प्रकार और कनेक्टिविटी। कीबोर्ड के प्रकार और कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्टिविटी किसके थ्रू होता है कीबोर्ड में? तो कीबोर्ड के लिए PS2 पोर्ट होता है, PS/2 पोर्ट कीबोर्ड के लिए। माउस के लिए भी PS2 पोर्ट होता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, USB यूनिवर्सल सीरियस बस होती है। ये भी एक कनेक्टिव डिवाइस है। वायरलेस भी कनेक्टिविटी होती है। कनेक्टिविटी USB के थ्रू भी होती है और वायरलेस भी होती है। आगे है टाइप्स, कीबोर्ड के टाइप्स।
तो दो टाइप के होते हैं हमारे कीबोर्ड, एक फिजिकल कीबोर्ड जिसे हम छू सकते हैं, सीरियल या पैरेलल होते हैं ये। दूसरा हमारा है वर्चुअल कीबोर्ड को हम छू नहीं सकते हैं, ये ऑन स्क्रीन बोर्ड पर दिखता है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। वर्चुअल कीबोर्ड जो हमारा है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसे हम छू नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कीबोर्ड की संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो कीबोर्ड में सबसे कॉर्नर पे जो की होती है एस्केप की होती है। उसके बाद F1 से F12 तक हमारी फंक्शन कीज होती हैं, F1 से F12 तक हमारी फंक्शन कीज होती हैं। न्यूमेरिक कीज 0 से 9 तक न्यूमेरिक कीज होती हैं हमारे पास। और ये नेविगेशन कीज होती हैं, चार नेविगेशन कीज होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज A to Z होती हैं, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज A to Z अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज होती हैं। आगे हम देखेंगे इनके बारे में। एस्केप और फंक्शन कीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, इनका क्या काम होता है। तो एस्केप की का क्या काम होता है, किसी भी प्रोग्राम या विंडो से एग्जिट करने का कार्य करता है एस्केप, यानी कोई भी प्रोग्राम या विंडो से एग्जिट करने के लिए हम लोग एस्केप की का यूज़ करते हैं। F1 फंक्शन की जो है F1 हेल्प या सपोर्ट के लिए होती है, सहायता के लिए F1, रीनेम यानी नाम बदलने के लिए F2, नेम बदलने के लिए F2, फाइंड किसी चीज़ को मैं खोजना है सर्च करना है तो उसके लिए F3 का यूज़ करते हैं। बंद करने के लिए किसी चीज़ को बंद करने के लिए क्लोज F4 की का यूज़ करते हैं। F5 रिफ्रेश करने के लिए F5 की का यूज़ करते हैं। F6 एड्रेस बार के लिए यूज़ करते हैं। F7 स्पेलिंग या ग्रामर एरर की जांच करने के लिए F7 की का यूज़ करते हैं। F8 मोड F8 जो की होती है सेफ मोड के लिए यूज होती है। F9 रिफ्रेश के लिए यूज होती है, F10 मेन्यू बार के लिए यूज होती है। F11 फुल स्क्रीन के लिए यूज होती है। F12 सेव एज के लिए यूज़ होती है, F12 सेव एज के लिए यूज़ की जाती है। आगे बढ़ते हम लोग, अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिक कीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिक कीज़ के बारे में, ए से लेकर जेड तक जो कीज होती है हमारी वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज होती हैं। ए से जेड तक हमारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज होती हैं। लेआउट क्वालिटी पैटर्न होता है, लेआउट कैसा होता है, क्वालिटी पैटर्न होता है। न्यूमेरिक कीज हमारी 0 से 9 तक होती हैं, लोकेशन कहाँ होती है, कीबोर्ड के दाईं तरफ नम पैड होता है वहाँ पे ये सारी हमारी न्यूमेरिक कीज होती हैं। सिंबल यूज़ शिफ्ट के साथ दबाने पर ये कीज विशेष चिन्ह टाइप करती हैं, यानी शिफ्ट के साथ में अगर हम सिंबल कीज को दबाएंगे तो विशेष अक्षर को टाइप करते हैं, जैसे @ हैश डॉलर स्टार, ये सब शिफ्ट के साथ दबाने पर काम करती हैं। चलते हैं आगे, मॉडिफायर कीज़ क्या होती हैं इसके बारे में देखेंगे हम लोग। ये वे कीज़ हैं जो अकेले कार्य नहीं करती हैं बल्कि अन्य कीज़ के साथ मिलकर उनका कार्य बदल देती हैं। जैसे शिफ्ट नंबर को सिंबल में बदलता है, शिफ्ट की नंबर को सिंबल में बदलती है। ऑल्ट फंक्शन बदलने के लिए इसका उपयोग होता है, ऑल्ट की का उपयोग फंक्शन बदलने के लिए होता है। कंट्रोल की का यूज़ शॉर्टकट और कमांड के लिए एक फंक्शनल की की तरह होता है, आगे देखते हैं, नेविगेशन और स्पेशल कीज़। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नेविगेशन और स्पेशल कीज़ के बारे में। तो नेविगेशन कीज़ कौन कौन सी होती हैं, कर्सर को मूव करने के लिए नेविगेशन कीज़ का यूज़ किया जाता है, नेविगेशन कीज़ का यूज़ किया जाता है। एरो कीज़ आइकन प्लस अप डाउन लेफ्ट राइट ये हमारी कीज होती हैं। होम
लाइन के शुरुआत में जाने के लिए, होम लाइन के शुरुआत में जाने के लिए, एंड लाइन के अंत में जाने के लिए, पेज अप पेज डाउन यानी पेज ऊपर या नीचे करने के लिए नेविगेशन कीज़ का यूज़ किया जाता है। अगर हम अप नेविगेशन की का यूज़ करेंगे तो पेज के ऊपर जाएंगे, अगर डाउन वाली का यूज़ करेंगे तो नीचे आएंगे, लेफ़्ट का यूज़ करेंगे तो लाइन के शुरुआत में पहुंच जाएंगे, राइट नेविगेशन की का यूज़ करेंगे तो एंड लाइन के अंत में पहुंच जाएंगे। अब आते हैं स्पेशल कीज़ पर। स्पेशल कमांड कीज़, तो स्पेशल कमांड कीज़ हमारे पास है इंसर्ट की का यूज़ करते हैं टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट की का यूज़ करते हैं टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए, कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए डिलीट का यूज़ करते हैं, बैक स्पेस बटन की का यूज़ करते हैं कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए। दाईं ओर का अगर अक्षर मिटाना है तो डिलीट का यूज़ करेंगे, बाईं ओर का अक्षर मिटाना है तो बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। प्रिंट स्क्रीन की का यूज़ करते हैं स्क्रीन शॉट लेने के लिए, प्रिंट स्क्रीन की का यूज़ करते हैं स्क्रीन शॉट लेने के लिए। स्क्रॉल लॉक या पाज ब्रेक, स्क्रॉल लॉक या पाज ब्रेक स्क्रीन लॉक या प्रोसेस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। स्क्रॉल लॉक या पाज ब्रेक का यूज़ स्क्रीन को लॉक या प्रोसेस रोकने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा नेविगेशन कीज़ के बारे में, स्पेशल कमांड कीज़ के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम और टॉगल कीज़, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो विंडोज़ की कैप्स लॉक, इन दो कीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर या स्टार्ट मेनू खोलने के लिए विंडोज़+E का यूज़ करते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर को स्टार्ट मेनू खोलने के लिए विंडोज़+E का यूज़ करते हैं। कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं अगर कैप्स लॉक को ऑन करने से सभी अक्षर बड़े लिखे जाते हैं। अगर कैप्स लॉक को ऑन रखेंगे तो सभी लेटर्स कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, अगर उसको ऑफ रखेंगे तो सभी अक्षर छोटे लिखे जाते हैं। यानी कैप्स लॉक का काम होता है, अगर ऑन रखेंगे तो कैपिटल लेटर बनेंगे, अगर ऑफ रखेंगे तो स्मॉल लेटर बनेंगे। ये कैप्स लॉक का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड क्या है? हमारा प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। इसमें एक की बच जाती है स्पेस बार। कीबोर्ड में सबसे बड़ी जो की होती है वो होती है हमारी स्पेस बार। कीबोर्ड में लॉन्गेस्ट की होती है हमारी स्पेस बार। ये क्या करती है? स्पेस प्रदान करने का कार्य करती है। स्पेस बार स्पेस प्रदान करने का कार्य करती है। मॉडिफायर कीज 4 होती हैं, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। मॉडिफायर कीज 3 होती हैं, कौन कौन सी? शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। आगे बढ़ते हैं। सुधार कुंजी, बैक स्पेस बनाम डिलीट। इन लोग इसको हम देख चुके हैं। बैक स्पेस का यूज़ किस लिए करते हैं? किसी भी शब्द या अंक को दाईं से बाईं ओर मिटाने का कार्य करता है बैक स्पेस। यानी दाईं से बाईं ओर मिटाने के लिए बैक स्पेस का यूज़ करेंगे, और किसी भी शब्द या अंक को बाईं से दाईं ओर मिटाने के लिए डिलीट का यूज़ करेंगे। अगर राइट साइड में मिटाना है तो डिलीट से मिटाएंगे, अगर लेफ्ट साइड में मिटाना है तो बैक स्पेस से मिटाएंगे। ये दोनों का काम होता है, बैक स्पेस का और डिलीट का। आगे बढ़ते हैं। नेविगेशन कीज़, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। शुरुआत में जाने के लिए यूज़ करते हैं नेविगेशन की का, एंड में जाने के लिए नेविगेशन की का यूज़ करते हैं। पृष्ठ के टॉप लाइन में जाने के लिए पेज अप नेविगेशन की का यूज़ करते हैं। पृष्ठ के बॉटम लाइन में जाने के लिए पेज डाउन नेविगेशन की का यूज़ करते हैं। इंसर्ट की का यूज़ करते हैं टाइपिंग मोड या ओवरराइट मोड या टाइपिंग मोड के लिए इंसर्ट की का यूज़ करते हैं। नम लॉक ऑन रहने पर नंबर्स एक्टिव होते हैं। नम लॉक ऑन रहने पर नंबर्स 0 to 9 एक्टिव रहते हैं। अगर नम लॉक को ऑफ रखेंगे तो नेविगेशन एरोज एक्टिव होते हैं। अगर ऑन रखेंगे तो
नंबर्स यानी 0 to 9 जो नंबर कीज़ हैं वो एक्टिव रहेंगे ऑन रखने पर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा माउस है पॉइंटिंग डिवाइस। माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। हिस्ट्री देखते हैं इसकी। तो 1964 में इसका आविष्कार हुआ। किसका? माउस का। आविष्कारक थे डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट। माउस के आविष्कारक हैं डॉक्टर डगलस एंजलबर्ट। मटेरियल जो पहला माउस बना था वो वुडन यानी लकड़ी का बना हुआ था। जो पहला माउस बना था वो लकड़ी का बना था। माउस पे कौन कौन सी जो बटन होती है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो राइट क्लिक, ये जो बटन होती है राइट क्लिक करने के लिए, राइट क्लिक करने पर प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स मेन्यू ओपन होता है। अगर हम माउस की राइट वाली बटन को क्लिक करेंगे तो उससे प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स और मेन्यू खुल के आता है। अगर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करने से सेलेक्ट, डबल क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप होता है। माउस की लेफ़्ट बटन क्लिक करने से सेलेक्ट, डबल क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप होता है। पर जो व्हील लगा होता है स्क्रॉल व्हील, इससे पेज मूवमेंट होता है। माउस पर जो स्क्रॉल व्हील लगा होता है उससे पेज मूवमेंट होता है। ये हमारा पॉम रेस्ट है। माउस क्या है? यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस हमारा एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ विशेष पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले हमारी ट्रैक बॉल है। इसका ओरिजिन कब हुआ? 1952 में इसका आविष्कार हुआ ट्रैक बॉल का। कैड और कैम में इसका यूज़ होता है। ट्रैक बॉल का यूज़ होता है कैड और कैम में। रबर बॉल मैकेनिज्म पर काम करता है। रबर बॉल मैकेनिज्म पर काम करता है हमारा ट्रैक बॉल। जॉयस्टिक का आविष्कार हुआ 1908 में। जॉयस्टिक का आविष्कार हुआ 1908 में। गियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जॉयस्टिक हमारा गियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। गेमिंग में यूज़ होता है। 360 डिग्री मूवमेंट होता है इसका। जॉयस्टिक का यूज़ गेमिंग में होता है। 360 डिग्री मूवमेंट होता है। गियर शेप्ड होता है यानी 4 व्हीलर्स में जो गियर होता है उस टाइप का ये जॉयस्टिक होता है। गेमिंग में इसका यूज़ होता है। थर्ड हमारा है पॉइंटिंग डिवाइस लाइट पेन। लाइट सेंसर होता है। डायरेक्ट स्क्रीन इंटरेक्शन के थ्रू काम करता है। टच स्क्रीन या स्टाइलस भी इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोर्स डेटा एंट्री स्कैनिंग, वह इनपुट उपकरण जो सोर्स के आधार पर कार्य करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वह इनपुट उपकरण जो सोर्स के आधार पर कार्य करते हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सोर्स के आधार पर कार्य करने वाले इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? स्कैनर है हमारा, स्कैनर है। OCR है यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR OCR स्कैनर, ये सब हमारे सोर्स के आधार पर कार्य करने वाले इनपुट डिवाइस हैं। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या करता है? रीड करता है कैरेक्टर्स और टेक्स्ट को। OCR कैरेक्टर और टेक्स्ट को रीड करता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका यूज़ होता है आंसर शीट को चेक करने में, चेकिंग आंसर शीट्स। OMR का यूज़ किया जाता है आंसर शीट्स को चेक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है बैंकिंग और वाणिज्यिक स्कैनिंग, यानी बैंक और वाणिज्यिक कामों में यूज़ होने वाले इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं इसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो पहला हमारा है MICR, ये इनपुट डिवाइस है। MICR और BCR दोनों हमारे इनपुट डिवाइस हैं। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? यूज फॉर बैंक चेक। MICR का यूज़ होता है बैंक्स में, बैंक के चेक में। MICR का यूज़ होता है बैंक के चेक में। रीड करता है 9 डिजिट मैग्नेटिक कोड। MICR क्या करता है? बैंक का जो चेक होता है
MICR बैंक का जो चेक होता है उसमें जो 9 डिजिट का कोड होता है उसको रीड करता है। फिर आते हैं हम BCR पर, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का क्या यूज़ है? यूज फॉर प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो होती हैं, किसी भी प्रोडक्ट की जो डिटेल्स होती है उसको रीड करने के लिए BCR का यूज होता है, बार कोड रीडर का यूज होता है। किसी भी प्रोडक्ट पर ये जो इस टाइप का साइन चिन्ह बना होता है, ये किसी भी प्रोडक्ट पर लेंगे तो ये जो साइन बना होता है इसको रीड करने के लिए बार कोड रीडर का यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल बार कोड रिकॉग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल बार कोड रिकॉग्निशन। आगे बढ़ते हैं। ऑडियो और वीडियो इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑडियो इनपुट डिवाइस हमारे पास है साउंड वेव, माइक्रोफोन आइकॉन, माइक्रोफोन, डिजिटल सिग्नल, साउंड वेव, ये सब ऑडियो इनपुट है। माइक्रोफोन हमारी क्या है? ऑडियो इनपुट है। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड टू डिजिटल सिग्नल। माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड टू डिजिटल सिग्नल। साउंड को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है हमारा माइक्रोफोन। स्पीच रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज स्पोकन वर्ड्स। स्पीच रिकॉग्निशन जो होता है रिकॉग्नाइज करता है स्पोकन वर्ड्स यानी बोले गए शब्दों को रिकॉग्नाइज करता है स्पीच रिकॉग्निशन। उसके बाद आता है हमारा वीडियो इनपुट डिवाइस। तो वीडियो इनपुट डिवाइस हमारे पास डिजिटल कैमरा, वेबकॉम, ये सब वीडियो इनपुट डिवाइस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, ये सब वीडियो इनपुट डिवाइसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पे। आउटपुट डिवाइस दो तरह का आउटपुट देते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट। दो तरह का आउटपुट मिलता है हमें, एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की कार्यप्रणाली। तो इसको हम लोगों ने पीछे भी देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। मेन डेटा यानी इंसान जो है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, सोर्स के थ्रू डेटा देता है इनपुट के रूप में, वो CPU में जाके प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट के रूप में सॉफ्ट या हार्ड कॉपी मिलती है एक इन्फॉर्मेशन के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट। आउटपुट का वर्गीकरण देखते हैं। आउटपुट दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट कॉपी होता है, दूसरा हार्ड कॉपी होता है। आउटपुट दो तरह का होता है, एक हार्ड कॉपी, एक सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी में आता है डिस्प्ले यूनिट यानी स्क्रीन पर दिखने वाली चीज़ें, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखने वाली चीज़ें, डिस्प्ले यूनिट, वो हमारी सॉफ्ट कॉपी हो गई। लिसनिंग, सुनने वाली चीज़ें, गाने वगैरह स्पीकर के थ्रू सुनने वाली चीज़ें, ये सॉफ्ट कॉपी हो गई। सॉफ्ट कॉपी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? सॉफ्ट कॉपी अस्थायी आउटपुट जो स्क्रीन या ऑडियो के रूप में होता है। सॉफ्ट कॉपी अस्थायी आउटपुट होता है जो स्क्रीन या ऑडियो के रूप में होता है। अब आते हैं हार्ड कॉपी पे। हार्ड कॉपी प्रिंटिंग यूनिट है, प्रिंटर या प्लॉटर के थ्रू जो हमें मिलता है वो हार्ड कॉपी होता है। हार्ड कॉपी क्या होता है? परमानेंट यानी स्थायी आउटपुट जो कागज़ पर प्राप्त होता है वो हार्ड कॉपी कहलाता है। स्थायी आउटपुट जो कागज़ पर प्राप्त होता है वह हार्ड कॉपी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर का वर्गीकरण। मॉनिटर तीन तरह के होते हैं, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर तीन तरह के होते हैं। पहला मोनोक्रोम, इस कंप्यूटर में चित्र दो रंगों के ही प्रस्तुत होंगे। मोनोक्रोम में दो तरह के केवल चित्र प्रस्तुत होते हैं, एक बैकग्राउंड का कलर ब्लैक, दूसरा ऑब्जेक्ट कलर वाइट। मोनोक्रोम मॉनिटर में दो ही तरह का कलर दिखता है, ब्लैक एंड वाइट। फिर आते हैं ग्रे स्केल। वाइट एवं ब्लैक का मिक्सर सेट देखने को मिलता है ग्रे स्केल में। वाइट एवं ब्लैक का मिक्सर सेट देखने को मिलता है किसमें? ग्रे स्केल में। फिर आता है कलर मॉनिटर।
कलर मॉनिटर RGB मॉनिटर कहलाता है। कलर मॉनिटर RGB मॉनिटर भी कहलाता है। इसमें मेन 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड, ग्रीन और ब्लू। जितनी इमेजेस या पिक्चर देखने को मिलती हैं वह कलरफुल रंगीन होती हैं। कलर मॉनिटर में जितनी भी इमेजेस या पिक्चर देखने को मिलती हैं वो सारी कलरफुल यानी रंगीन होती हैं। आगे हमारा है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब यानी CRT। पुरानी टीवी वगैरह में कैथोड रे ट्यूब का यूज़ होता था। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मैकेनिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम का मैकेनिज्म होता है। ट्यूब इमेज को देखने के लिए टीवी में CRT का उपयोग होता है। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब का यूज़ होता है इमेज को देखने के लिए किसमें? टीवी में। स्क्रीन पर फास्फोरस की परत होती है। कैथोड रे ट्यूब में स्क्रीन पर फास्फोरस की परत होती है यानी स्क्रीन होती है ये फास्फोरस की। इलेक्ट्रॉन बीम है ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन गन है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक डिस्प्ले तकनीकी, मॉडर्न डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आजकल कई तरह की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आ गई है। एक आ गई है हमारे पास LCD, LED, TFT, OLED। इनके फुल फॉर्म पूछता है कई सारे एग्जाम्स में। तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और OLED का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक LED। ऑर्गेनिक LED। LED का फुल फॉर्म होता है LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। OLED का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। आगे हमारा है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। CRT आउटपुट डिवाइस यानी वीडियो, हमारा जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट वो भी आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। हिस्ट्री, इसका आविष्कार कब हुआ? 1895 में। इन्वेंशर्स कौन से? इसके आविष्कारक थे ल्यूमिनियर ब्रदर्स, अगस्ट और लुइस। इन दोनों ने मिलकर यानी ल्यूमिनियर ब्रदर्स ने मिलकर इसका आविष्कार किया। काम क्या होता है इसका? बड़े पर्दे पर आउटपुट देना, लार्ज स्केल डिस्प्ले आउटपुट देना काम होता है हमारे प्रोजेक्टर पर। ये हमारा स्क्रीन है, ये लाइट बीम है, इसके थ्रू हमें प्रोजेक्टर पर बड़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। फिर आते हैं हार्ड कॉपी, प्रिंटर बनाम प्लॉटर। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर और प्लॉटर दोनों हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर और प्लॉटर दोनों ही हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। प्रिंटर का यूज़ किया जाता है स्मॉल इमेजेस के लिए, डॉक्यूमेंट्स के उपयोग के लिए हम लोग प्रिंटर का यूज़ करते हैं। स्मॉल इमेजेस या डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी बनाने के लिए प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है प्लॉटर। प्लॉटर लार्ज इमेज, बड़ी फोटोज़, नक्शे और निर्माण योजनाओं के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। प्लॉटर दो तरह का होता है, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। प्लॉटर दो तरह का होता है, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग की तकनीकी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दो तरह के प्रिंटर होते हैं हमारे पास, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटिंग जो सरफेस पर इम्पैक्ट डालने का कार्य करे, यानी सरफेस पर इम्पैक्ट के थ्रू जिस प्रिंटर में काम होता है उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। टच द पेपर फिजिकली, इम्पैक्ट प्रिंटर में जो पेपर है उसको फिजिकली टच किया जाता है इम्पैक्ट के थ्रू। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में वह प्रिंटिंग जो सरफेस पर इम्पैक्ट डालकर कार्य ना करे, यानी सरफेस पर कोई भी प्रिंटिंग सरफेस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाला जाता, इसमें डज नॉट टच द पेपर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर को टच नहीं किया जाता है, जबकि इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर को टच किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं।
तो डॉट मैट्रिक्स हमारा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स हमारा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें इंक रिबन का इस्तेमाल होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इंक रिबन का इस्तेमाल होता है। कार्बन कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है। स्लो इन स्पीड, यानी प्रिंटिंग स्पीड इसकी स्लो होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। रिबन पेपर और हेड के बीच होता है। रिबन पेपर और हेड के बीच में होता है। ये पेपर है, ये हेड है, इसके बीच में ये पिंस है। रिबन पेपर और हेड के बीच में होता है। ये रिबन हमारी और ये पेपर है और ये हमारा हेड है। पेपर और हेड के बीच में रिबन है। यहाँ पे दिखाया गया ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का फिगर। इन्वेंटर, आविष्कारक कौन है इसका? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट हावर्ड। रॉबर्ट हावर्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के आविष्कारक है। 1968 में इसका आविष्कार हुआ। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का आविष्कार हुआ 1968 में। अगला हमारा है अन्य इम्पैक्ट प्रिंटर। तो पहला हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देख लिया। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर ये भी हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। चेन प्रिंटर ये भी हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर के आविष्कारक हैं एंड्रयू गेवर। डेजी व्हील प्रिंटर के आविष्कारक हैं एंड्रयू गेवर। 1970 में इसका आविष्कार हुआ। यह प्रिंटर पुष्प या फ्लावर की दिखता है, जिसके कारण इसका नाम डेजी व्हील रखा गया है। डेजी एक तरह का फ्लावर होता है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है डेजी व्हील प्रिंटर। चैन प्रिंटर का आविष्कार किया IBM ने, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा चेन प्रिंटर का आविष्कार किया गया 1959 में। यह प्रिंटिंग को एक लाइन में करता है, इसकी गति ज़्यादा तीव्र नहीं होती है। तो चेन प्रिंटर की गति ज़्यादा तीव्र नहीं होती है, यह जो है एक लाइन में चीज़ों को प्रिंट करता है। आगे बढ़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हम लोगों ने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ा। तीन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं हमारे पास, डेजी व्हील और डेजी व्हील लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डेजी व्हील चेन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स। ये हमारे तीन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला हमारा थर्मल प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला हमारा थर्मल प्रिंटर है। यह डिजिटल प्रिंटिंग का कार्य करता है। थर्मल प्रिंटर डिजिटल प्रिंटिंग का कार्य करता है। यह प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग हीट का इस्तेमाल करता है। थर्मल प्रिंटर प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग हीट का इस्तेमाल करता है। इसके आविष्कारक हैं जैक किल्बी। तो थर्मल प्रिंटर का आविष्कार किया था जैक किल्बी ने वर्ष 1965 में। थर्मल प्रिंटर में थर्मल पेपर का इस्तेमाल होता है और प्रिंटिंग हीट का इस्तेमाल होता है थर्मल प्रिंटर में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इंकजेट प्रिंटर है, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर भी हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह प्रिंट हेड की सहायता से प्रिंटिंग करता है। इंकजेट प्रिंटर हेड की सहायता से प्रिंटिंग करता है। प्रिंटिंग हेड पर जेट नोजल्स होते हैं। इस प्रिंटर में, यानी इंकजेट प्रिंटर में 300 से 500 जेट नोजल्स उपस्थित होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में 300 से 500 जेट नोजल्स उपस्थित होते हैं। इसका आविष्कार किया था स्टीफन जॉल्टन ने आविष्कार किया था इंकजेट प्रिंटर का वर्ष 1972 में। नीचे जो है इसका पूरा फिगर दिखाया गया है, कैसे प्रिंटिंग इसके थ्रू होती है। आगे बढ़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का हमारा तीसरा प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। तीसरा प्रिंटर हमारा है लेज़र प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। मैकेनिज्म क्या है? इसमें सेमीकंडक्टर लेज़र बीम एवं ऑप्टिकल ड्रम का इस्तेमाल होता है। लेज़र प्रिंटर में
सेमीकंडक्टर लेज़र बीम एवं ऑप्टिकल ड्रम का इस्तेमाल होता है। यूज़ कहाँ होता है इसका इस्तेमाल अधिकतम डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है। तो लेज़र प्रिंटर का यूज़ ज़्यादातर डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है। डेवलपर यानी इसका आविष्कार किसने किया? तो लेज़र प्रिंटर का आविष्कार किया गैरी स्टार्कवेदर ने। लेज़र प्रिंटर का आविष्कार किया गैरी स्टार्कवेदर ने वर्ष 1969 में। ये पूरा मैकेनिज्म दिखाया गया है कैसे प्रिंटिंग इसके थ्रू होती है। ये हमारा सेमीकंडक्टर लेज़र है, ये रोटेंट मिरर है, ये ऑप्टिकल ड्रम है, टोनर हॉपर है, फ्यूज़र यूनिट है, उसके बाद फिक्स्ड आउट है। इसके थ्रू प्रिंटिंग होती है लेज़र प्रिंटर के माध्यम से। आगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की विशेषताएं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हाई क्वालिटी प्रिंटर्स होते हैं, हाई क्वालिटी प्रिंट्स देते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हाई क्वालिटी प्रिंट्स देते हैं, यानी यह प्रिंटिंग को अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध कराता है। फास्टर प्रिंटिंग स्पीड, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की स्पीड ज़्यादा होती है, इन प्रिंटर की गति तीव्र होती है। साइलेंट प्रोसेस, यह प्रक्रिया एक शांत प्रक्रिया होती है, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई शोर शराबा नहीं होता है। लोअर मेंटेनेंस, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लंबे समय तक संचालित रखने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आज हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। हार्डवेयर में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ा। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।